हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कॉमर्स कम 13 पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग की बीआरएफ की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस क्लास जो हमारा बीआरएफ होता है उसे उसका पूरा नाम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जिसे व्यवसायिक नियामक रूपरेखा के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम बिजनेस लॉ, जिसे व्यवसायिक संनियम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हमारा 4th क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। उसके बाद देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमारा अनुबंध क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर था कि हमारा एग्रीमेंट क्या होता है, जिसे हम ठहराव कहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्रस्ताव और स्वीकृति क्या होती है, प्रस्ताव एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है हमारा 4, जिसे हम प्रस्ताव एवं स्वीकृति पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि प्रस्ताव क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रपोजल, फिर देखेंगे डिफिनीशन ऑफ प्रपोजल, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजल। तो इसी के साथ हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल का मतलब ये होता है कि प्रस्ताव जो होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने व ना करने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को प्रकट किया जाता है, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर क्या करेगा, सहमति देगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरे द्वारा आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति के सामने क्या रखा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर मेरे द्वारा किसी के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास क्या है, फ़ोन है, तुम उस फ़ोन को ख़रीद लो। तो सामने वाले व्यक्ति के सामने मैंने क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है कि आप मेरे फ़ोन को ख़रीद लो और उसके बदले मेरे को क्या कर दो, पैसा दे दो। तो इस कंडीशन में मेरे द्वारा सामने वाले व्यक्ति को क्या किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है। और प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखा गया है कि सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकृति करेगा और मुझे पैसा देगा। तो इस प्रकार बोला जाएगा कि मैंने सामने वाले व्यक्ति के समक्ष क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है। और जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे हम प्रस्ताविक या प्रस्तावक कहते हैं, या फिर वचनदाता कहते हैं। और जो व्यक्ति प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है, प्रस्ताव को स्वीकार करता है, उसे हम वचनग्रहीता या फिर स्वीकारकर्ता कहते हैं। तो हमारा जो प्रपोजल होता है उसमें उस प्रपोजल में 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी जो प्रपोजल को रखेगी और बी पार्टी जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। तो जो व्यक्ति जो प्रपोजल को रखेगा उसे प्रस्ताविक या प्रस्तावक बोलेंगे, और जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा उसे स्वीकारकर्ता या फिर वचन गृहीता बोलेंगे। डिफिनीशन ऑफ प्रपोजल, तो जो हमारा डिफिनीशन है प्रपोजल का, उसको भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि सामने वाला व्यक्ति उस पर सहमति व्यक्त करेगा, तो कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है। तो वही एग्जाम्पल जो मैंने पहले मीनिंग में बताया कि एक ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए पार्टी ने बी पार्टी के समक्ष किसी कार्य ना करने के संबंध में क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है, ताकि बी पार्टी उस पर क्या देगा, सहमति देगा। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ए ने बी के समक्ष क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ अ प्रपोजल। तो हमारा जो प्रस्ताव है इसकी पहली विशेषता ये है कि कम से कम 2 पार्टीज होती हैं, मतलब कि कम से कम 2 पक्षकार का होना आवश्यक है। अगर हमें प्रपोजल करना है तो कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। 2 पार्टीज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद के साथ किसी प्रकार का प्रस्ताव को नहीं कर सकता, इसीलिए हमारे पास 2 पार्टीज का होना ज़रूरी होता है। एक पार्टी के द्वारा प्रपोजल रखा जाता है, दूसरी पार्टी उस प्रपोजल पे क्या देती है, स्वीकृति देती है या फिर सहमति व्यक्त करती है। तो इसीलिए जो हमारा प्रपोजल है उसमें 2 पार्टीज का होना ज़रूरी होता है। तो हमारा प्रस्ताव किसी कार्य को करने या ना करने का, मतलब कि प्रपोजल किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है, फिर किसी कार्य को करने से मना करने के लिए भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको प्रपोजल दूंगी
कि मेरा फ़ोन आप ख़रीद लो, तो ये मैं किसी कार्य को करने के लिए प्रपोज़ल दे रही हूँ। किसी कार्य को ना करने के लिए मतलब ये होता है कि तुम कल इस कार्य को मत करना या फिर तुम उनके साथ कहीं मत जाना। तो ये हमारा क्या है, किसी कार्य को ना करने का है। या फिर ये मैं बोलूँगी कि तुम उम्र भर शादी नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, तुमको 5 लाख रुपए देंगे। तो इस कंडीशन में मैं किसी कार्य को ना करने के लिए आपके सामने क्या कर रही हूँ, प्रपोज़ल रख रही हूँ। तो इस प्रकार जो हमारा प्रपोज़ल होता है किसी कार्य को करने का भी हो सकता है, फिर किसी कार्य को नहीं करने का भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावक के द्वारा दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने की इच्छा से प्रकट किया जाता है। मतलब कि जो भी हमारा ए पार्टी वो प्रपोज़ल क्यों रखता है, ताकि बी पार्टी की क्या प्राप्त करे, सहमति प्राप्त करे। मतलब कि बी पार्टी उस पर क्या देगा, उस प्रस्ताव पे सहमति देगा। तो इसीलिए जो हमारा प्रपोज़ल होता है वो प्रस्तावक के द्वारा स्वीकारकर्ता की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्ताव को रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम या फिर प्रस्ताव संबंधी नियम, रूल्स ऑफ प्रपोज़ल। तो जो हमारा प्रस्ताव संबंधी नियम है इसमें पहला है, प्रस्ताव का स्पष्ट, निश्चित तथा पूर्ण होना। किसी भी प्रकार का हम प्रपोज़ल रखेंगे तो प्रपोज़ल हमारा क्या होगा, स्पष्ट, निश्चित और पूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी कि चलो मैं 2 दिन में अपना फ़ोन दे दूँगी, 4 दिन में तुम मेरे को क्या कर देना, पैसा दे देना। ऐसा होगा कि या फिर मैं 2 दिन फ़ोन रख लो, मेरे को पैसा दे दो, फिर मैं 4 दिन बाद अपना फ़ोन ले लूँगी। ऐसा नहीं होगा। प्रस्ताव हमारा ऐसा होगा कि मेरे पास फ़ोन है, आप उस फ़ोन को लोगे, उसके बदले मेरे को पैसा दोगे। तो इस कंडीशन में मेरे द्वारा उसे क्या कहा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा। तो प्रस्ताव हमारा स्पष्ट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि किस वस्तु के संबंध में है, और पूर्ण होना चाहिए कि उसे हमें कंप्लीट करना है। वैधानिक दायित्व का सृजन, प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए ताकि वो वैधानिक दायित्व का सृजन करता हो। मतलब कि अगर मैं आपको प्रपोज़ल रखती हूँ या फिर अपने दोस्त को प्रपोज़ल रखती हूँ कि तुम मेरे यहाँ आज डिनर पे आना, ठीक है। मेरे दोस्त ने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन दोस्त को टाइम ना मिलने की वजह से वो मेरे यहाँ डिनर पे नहीं आ पाया, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे खर्च करे थे, मतलब कुछ बहुत सारे मटेरियल बनवाए थे, वो सारे हमारे क्या हो गए, वेस्ट हो गए। तो हमारे और उसके बीच सामाजिक अनुबंध हुआ था, ना कि प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस का अनुबंध हुआ था। तो इसीलिए जो हमारा प्रस्ताव हो ऐसा हो जो क्या करता है, वैधानिक दायित्व का सृजन करता हो, जिसमें किसी न किसी प्रकार का एक दूसरे के बीच क्या हो, अनुबंध क्रिएट करता हो। नेक्स्ट है प्रस्ताव का विशिष्ट या सामान्य होना। प्रस्ताव जो हमारा होता है वो विशिष्ट भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है। विशिष्ट होने का मतलब ये है कि आप लोगों में से किसी एक पर्सन को चूज़ करके मैं किसी कार्य को करने या फिर ना करने के लिए क्या करूँगी, प्रपोज़ल रखूँगी। तो वह हमारा क्या होगा, विशिष्ट प्रपोज़ल होगा। सामान्य प्रपोज़ल का मतलब ये बोलूँगी कि मेरे पास ये सामान है, आप लोग में से किसी को भी इच्छा है तो इस मेरे वस्तु को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, सामान्य प्रस्ताव होगा। तो जो हमारा प्रस्ताव होगा वो विशिष्ट और सामान्य हो सकता है। प्रस्ताव स्वीकृति के लिए हम आपके सामने या फिर आप किसी के सामने प्रपोज़ल रखते हो, वो किस लिए रखते हो, तो सामने वाला व्यक्ति उस प्रपोज़ल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो प्रस्ताव स्वीकृति के लिए होता है। मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव इसलिए रखते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। नेक्स्ट है प्रस्ताव का संवहन होना। प्रस्ताव का संवहन होने का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो मैं जिस उद्देश्य से अपनी इच्छा या फिर अपनी बात को रख रही हूँ, सामने वाला व्यक्ति उसी वे में, उसी थॉट के अकॉर्डिंग उस बात को समझे। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि प्रस्ताव का संवहन होना, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल कहते हैं। कि मतलब कि मैंने अपने फ़ोन को बेचने का क्या करा था, प्रस्ताव करा था। जिस कंपनी का हमारा फ़ोन था उस कंपनी के फ़ोन को बेचने का प्रस्ताव करा था, और सामने वाले व्यक्ति ने कोई और ही कंपनी सुन लिया, तो उस कंडीशन में हमारा प्रस्ताव का संवहन नहीं होगा। प्रस्ताव का संवहन मतलब ये होता है कि मैंने जिस वस्तु के लिए आपको प्रस्ताव रखा है, आप उसी वस्तु का प्रस्ताव को समझ के उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो हमारे और आपके बीच क्या होगा, प्रस्ताव का संवहन होगा। तो
आज की क्लास में हमने देखा कि प्रस्ताव क्या होती है, प्रस्ताव की परिभाषाएं क्या हैं, प्रस्ताव की विशेषताएं क्या हैं और प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम क्या हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि स्वीकृति क्या होती है, स्वीकृति की विशेषताएं क्या होती हैं, स्वीकृति संबंधी वैधानिक नियम क्या है, प्रस्ताव और स्वीकृति का संवहन कैसे पूरा होता है, प्रस्ताव और स्वीकृति का खंडन या फिर समापन हम कैसे करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।